नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सब्जेक्ट कोड बीपीएजी 174 की जो लास्ट क्लास हमने ली थी, उस क्लास में हमने 5 क्वेश्चनों को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 सतत विकास के अर्थ और स्वरूप की चर्चा कीजिए। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था कि सतत विकास के आर्थिक घटकों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन ये पढ़ा था कि सामुदायिक क्षमता निर्माण और मानव विकास दृष्टिकोण सतत विकास के प्रमुख दृष्टिकोण है, टिप्पणी कीजिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो ये था कि सामुदायिक क्षमता निर्माण और जो मानव विकास दृष्टिकोण है इसकी क्या चुनौतियां थीं। तो ये 5 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। इसके अलावा एक ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था हमने कि वैश्विक सामूहिक धरोहर कैसे हम क्या समझते हैं, और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। तो ये सभी क्वेश्चन हम पिछले वाले जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आशा है वो वाला पार्ट आपने जरूर देखा होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच में क्या संबंध है। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई, सतत विकास का क्या मतलब होता है। तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि विकास का वह स्वरूप जिसमें वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। यानी कि हमें विकास इस तरीके से करना है, डेवलपमेंट का प्रोसेस इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। यानी कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करना सतत विकास कहलाता है। अब ऐसे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच में संबंध क्या है। तो सतत विकास और खाद्य सुरक्षा भाई देखो, दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और दोनों का ही उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है और संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करना है। सतत विकास का मतलब तो हमें पता ही है। खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक आहार मिले, कोई भी जो व्यक्ति है वो भूखा ना सोए। तो खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जहां सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो यह है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका प्रयोग कर सकें। और खाद्य सुरक्षा का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिले और सिर्फ वो भोजन ही ना हो बल्कि पौष्टिक आहार भी हो। तो ऐसे में सतत विकास और खाद्य सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सतत विकास का एक जो प्रमुख लक्ष्य है वो लक्ष्य भी खाद्य सुरक्षा है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसे हम कृषि से संबंधित समझते हैं, क्योंकि अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे तो हमें कृषि की बात करनी ही होगी। बिना कृषि के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब कृषि से अच्छा उत्पादन होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अनाज पहुंचेगा। तो खाद्य सुरक्षा का संबंध सीधा सीधा कृषि पर है। अब देखो, भोजन का उत्पादन कृषि पर आधारित है। कृषि प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जलवायु, मृदा, इन पर आश्रित है। यानी कि जो कृषि है वो पूरा एक क्या है, प्रकृति पर निर्भर प्रक्रिया है, प्राथमिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होती है, जमीन की गुणवत्ता भी निर्धारित की जाती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि उस जगह पर पानी है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उससे रिलेटेड जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हैं कि नहीं है, क्लाइमेट कैसी है। अब ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। अब ऐसे में अगर हम जल का दोहन आज ज़्यादा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल ही नहीं बचेगा। जब आने वाली पीढ़ियों के लिए जल ही नहीं बचेगा तो उसके आसपास के एरिया में खेती नहीं होगी। नदियाँ अगर सूखती जाएंगी तो आसपास की जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी भी डाउन होती जाएगी, क्योंकि नदियों के आसपास की ज़मीन में उपजाऊपन होता है। अगर नदियाँ ही सूखेंगी तो आसपास का एरिया भी धीरे धीरे करके रेतीला होता जाएगा, बंजर होता जाएगा। ऐसे में उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उत्पादन अगर कम होगा तो खाद्य असुरक्षा आ जाएगी, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलेगा, कृषि की जो उपज है वो कम हो जाएगी, अकाल पड़ेंगे, लोग मर सकते हैं। तो ऐसे में खाद्य सुरक्षा और कृषि का सीधा सीधा संबंध है, और कृषि का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा संबंध है। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम संसाधनों को बचा रहे हैं और यहाँ पर कृषि के लिए जो हमारे संसाधन है वो है जल, जलवायु और मृदा यानी कि मिट्टी। अब इसे हम कैसे बच सकते हैं इससे? तो आज के टाइम पर हमें जैविक खेती करनी चाहिए। हालांकि जैविक खेती एक महंगा तरीका है, इसमें उत्पादन भी थोड़ा कम होता है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। जल संरक्षण यानी कि पानी को बचाना चाहिए। जो हम केमिकल यूज़ करते हैं खेती के दौरान उन्हें कम यूज़ करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और खेतीबाड़ी भी अच्छी होगी, पौष्टिक आहार भी मिलेगा। तो ये तो बात होगी कि कृषि और सतत विकास का एक दूसरे से कैसे संबंध है।
अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसे हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखो जैव विविधता, इतने सारे प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, जलीय जीव जंतु, पूरे पूरे एनवायरनमेंट में जितनी भी डाइवर्सिटी, ये सब जैव विविधता में आती है, जिसमें करोड़ों टाइप की प्रजातियां हैं। तो खाद्य सुरक्षा का सीधा संबंध पर्यावरणीय स्वास्थ्य से भी है। पर्यावरण जितना ज़्यादा हमारा स्वस्थ होगा, जितना ज़्यादा हेल्थी एनवायरनमेंट होगा हमारा, उतनी ज़्यादा खाद्य सुरक्षा भी होगी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, हम ये मानेंगे कि लोगों के लिए जीवन यापन करना भी उतना ही अच्छा होगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट ही संकट में आ गया तो हमें खाने के लिए ही क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे में एनवायरनमेंट का सीधा सीधा संबंध किससे है? खाद्य सुरक्षा से है। अगर हम लगातार वनों की कटाई करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो बेकार हो जाएगा। अगर हम मिट्टी की कटाई लगातार करते रहेंगे तो भी हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा। और अगर प्रदूषण जारी रहता है तो भी हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब अगर वनों की कटाई हुई, मिट्टी का कटाव हुआ और प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन जारी रहा, तो क्या होगा? कृषि लायक जो भूमि है वो भी बेकार होती जाएगी, जो हमारा जल संसाधन है वो भी खत्म होता जाएगा। ऐसे में खाद्य सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ कम हो रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर्यावरण में सारी चीज़ें एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है कि अगर हम एक चैन को भी तोड़ते हैं तो पूरा का पूरा एरिया खत्म हो जाता है। तो अगर हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो मृदा अपरदन होगा, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, और इसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है? आज लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जलवायु का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऐसे में सीधा सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है, और कृषि पर प्रभाव पड़ेगा तो खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बेमौसम अगर बारिश होगी तो भी फसलों को नुकसान होगा, बारिश नहीं होगी तो भी फसलों को नुकसान होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा फसलें जल जाएंगी। ऐसे में क्या होगा? खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा, चीज़ें महंगी होने लग जाएंगी, और बहुत सारे जो लोग हैं वो उस सामान को खरीद ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से खाद्य असुरक्षा फैल जाएगी, लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। अगर हम गरीबी को खत्म करते हैं तो भी खाद्य सुरक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो सतत विकास का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना है, क्योंकि अगर व्यक्ति गरीब होगा तो वो भरपेट खाना ही नहीं खा पाएगा। यूएनओ के अगर आप डेटा देखोगे तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार भी भोजन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, और भोजन कर रहे हैं तो उसमें पर्याप्त कैलोरीज नहीं है, पर्याप्त पोषण नहीं है। तो ऐसे में अगर हम गरीबी को ख़त्म करते हैं तो हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, पोषण को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये सारी बातें लिखी तो हुई हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कब आएंगी ये नहीं पता भाई। तो सतत विकास का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना है, और ये खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम आर्थिक समानता ला ही नहीं सकते, सामाजिक समानता ला ही नहीं सकते जब तक हम गरीबी खत्म नहीं करेंगे। हालांकि सरकार इसके लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रही है, कार्यक्रम तो चलते हैं लेकिन रोजगार कितने लोगों को मिलता है ये नहीं दिखाई देता। सतत विकास लक्ष्य में खाद्य सुरक्षा का स्थान क्या है? तो सन 2015 में यूएनओ ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, और इसमें दूसरा लक्ष्य था भुखमरी को खत्म करना, जीरो हंगर। तो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसमें जो दूसरा लक्ष्य है वो दूसरा लक्ष्य क्या है? जीरो हंगर, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए समर्पित है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना हम फूड सिक्योरिटी को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम संसाधनों को ही नहीं बचाएंगे तो फिर हम खाद्य सुरक्षा को कैसे बढ़ाएंगे? और यहाँ पर जो हमारे संसाधन हैं वो है जल, जलवायु, पर्यावरण, सॉइल यानी कि मिट्टी। आशा है अगर ये क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है वो ये है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की विशेषताएं बताओ और इसकी श्रेणियां बताओ। तो हरित प्रौद्योगिकी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो हरित प्रौद्योगिकी क्या होती है और इसकी श्रेणियां बतानी है आपको। तो देखो, ग्रीन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाती है। देखो, नुकसान तो हर चीज़ एनवायरनमेंट को पहुंचाएगी, बस ये है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, अगर वैसे कोई टेक्नोलॉजी 90% नुकसान पहुंचा रही है, 50% नुकसान पहुंचा रही है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी 10 से 15% पहुंचाएगी, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि 0% नुकसान पहुंचाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर अगर हम डेवलप होंगे तो इन्वायरमेंट को थोड़ा नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी वो तकनीक है जिसका उपयोग हम एनवायरनमेंट को स्थिर बनाए रखने में करते हैं और अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाने के लिए करते हैं। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो संसाधन हैं वो कम हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएं। तो हरित प्रौद्योगिकी का महत्व अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की विशेषताएं ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं। इनका जो पर्यावरण पर निगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत कम है।
इसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम नई नई ऊर्जा के सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं यानी कि सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा का यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर का यूज़ करते हैं। ये ऐसे संसाधन हैं जो पर्यावरण को बहुत कम दूषित करते हैं। जैसे देखो, दो स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो पर्यावरण द्वारा बनते हैं, जिनके बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गई, गैस हो गई। इन्हें बनने में लाखों लाख साल का प्रोसेस है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है ये। लेकिन अगर हम सोलर पैनल को यूज़ करते हैं यानी कि सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं यानी कि पवन ऊर्जा का यूज़ करते हैं, तो ये उससे ज़्यादा सस्टेन है, अनलिमिटेड सोर्स है ये। जबकि जो कोयला है वो लिमिटेड सोर्स है, पेट्रोल लिमिटेड सोर्स है, गैस लिमिटेड सोर्स है। बट अगर आप सौर एनर्जी की बात करोगे तो ये क्या है, अनलिमिटेड सोर्स है। विंड एनर्जी अनलिमिटेड सोर्स है और ये पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने का काम करती है, ये ऊर्जा की खपत को कम करती है। इसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्राथमिकता देती है, यानी कि कूड़े कचरे को रिसाइकिल करने को भी प्राथमिकता देती है ये। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग पर्यावरण में प्रदूषण कम करने और उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए किया जा सकता है। आज नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और इन सभी इनोवेशन में इन चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो श्रेणियां हैं उसमें से पहली श्रेणी है नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ये सब इसी में ही आती हैं। एक है ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, घरों को इस तरीके से बनाया जाता है, बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचे। अगला है जल संरक्षण प्रौद्योगिकी यानी कि वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बारिश के पानी को बचाने पर प्रयास किया जाता है। अगला है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। इसमें कूड़े कचरा जो है इसका प्रबंधन किया जाता है और इसको रिसाइकिल किया जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, हमारे पूरे के पूरे जो पर्यावरण है इसकी निगरानी रखी जाती है और इसकी क्वालिटी को मापा जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आज जब पर्यावरण चुनौतियां हमारे सामने आ चुकी हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है, एयर क्वालिटी लगातार डाउन हो रही है, पीने के पानी की कमी हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, तो ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसका आज महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है और आवश्यकता है कि इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका यूज़ करें। हालांकि इनकी लागत ज़्यादा आती है, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये इसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन की क्या भूमिका है, यानी कि सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करवाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही है कि हमें सतत विकास क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो सतत विकास इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना भी रोल अदा करें। जब हमें पता होगा इन इन चीज़ों की कमी है और इन चीज़ों को पूरा इस तरीके से किया जाता है, तभी तो हम अपना रोल अदा करेंगे। तो सतत विकास में शिक्षा की बहुत तगड़ी भूमिका होती है, हर एक चीज़ में शिक्षा की भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षा वर्तमान पीढ़ी को इस तरीके से तैयार करती है कि वो अपने संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सकें। अब देखो, सतत विकास के लिए शिक्षा का महत्व ऐसा है कि वो ऐसे नागरिक तैयार करती है, ऐसे सिविलियन तैयार करती है जो अवेयर होते हैं। जैसे अब आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली ये किताब पढ़ी होगी, BPAG 174। अब इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे काम करने के तरीकों में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जो हम विकास का तरीका अपना रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। कम से कम हम इसके बारे में सोच तो सकते ही हैं। तो सतत विकास में शिक्षा की भूमिका ये है कि वो ऐसे नागरिक तैयार करती है जो जागरूक होते हैं, जिन्हें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होता है। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बायोडाइवर्सिटी, इन नुकसानों को समझते हैं और इससे निपटने के लिए वो समाज को तैयार करते हैं। तो शिक्षा का पहला महत्व क्या है, जागरूक नागरिक तैयार करती है, टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देती है। अगर हमने अच्छे से शिक्षा ग्रहण करी है तो हम अपने संसाधनों को बचाने का प्रयास करेंगे, हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इवन हमें कहीं पर लगेगा कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो हम उसे कम करने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा शिक्षा की तीसरी जो भूमिका है वो ये है कि नवाचार और तकनीकी कौशल। अगर हम शिक्षित हैं तो विशेष रूप से टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे। हम सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात करेंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा तो लैंगिक समानता की बात करती है, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात करती है, समाज में सबकी भागीदारी हो इस चीज़ को भी बढ़ावा देने की बात करती है, ताकि समाज में शांति बनी रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, तालमेल बना रहे।
इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो ये विश्व के सहयोग को प्रेरित करती है। अगर हमें एसडीजी के लक्ष्य प्राप्त करने हैं, अगर हमें ये रखना है कि सभी लोग खाद्य रूप सुरक्षा सबको मिले, तो ऐसे में हम लोग अपने लेवल पर ये काम कर सकते हैं कि जो हम खराब करते हैं खाना कम से कम वो ना करें, क्योंकि अपने लेवल पर हम इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। जो पानी वेस्ट हम करते हैं हम अपने लेवल पर ये कर सकते हैं कि उसे नहीं करें। प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि देखो एकदम से हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टरनेट नहीं है प्लास्टिक की, तो हमें उसका ही यूज़ करना पड़ेगा, बट ज़्यादा नहीं। पॉलीथीन बैग तो ना करें, कम थैले का यूज़ कर लें। तो शिक्षा हमें इन चीज़ों को बढ़ावा देती है जहाँ पे हम विश्व को सहयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग मिलकर पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाते हैं, जैसे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। इसके अलावा हरित स्कूल कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। स्कूली सिलेबस में सतत विकास को रखा जाता है ताकि लोग अवेयर हो सकें। तो इस प्रकार से सतत विकास में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो पर्यावरण की चुनौतियों को समझे, समाज की चुनौतियों को समझे और समाज को उन चुनौतियों से निकाल भी सके। मैं आशा करता हूं कि इन सभी क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है टिप्पणी करने का। टिप्पणी करने का जो क्वेश्चन होगा वो आप 150 से लेकर 200 शब्दों में टिप्पणी करेंगे। तो टिप्पणी में पहली टिप्पणी है वैकल्पिक संसाधन उपयोग। तो देखो वैकल्पिक संसाधन क्या होते हैं। वैकल्पिक संसाधन वो संसाधन होते हैं कि जैसे मान लो हम किसी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेट क्या है। जैसे मान लो हम पेट्रोल वाली गाड़ियों का यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ये वैकल्पिक संसाधन है, यानी किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ यूज़ करना क्या कहलाता है, वैकल्पिक संसाधन कहलाता है। जैसे मैंने बोला भी, पेट्रोल वाली बाइक की जगह आपने किसका यूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का, या पेट्रोल वाले व्हीकल की जगह आपने किसका यूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। तो ये क्या है, वो उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, वो उसका विकल्प है। तो वैकल्पिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी दूसरे संसाधन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका महत्व क्या है, इनका महत्व यह है कि जो संसाधन सीमित हैं हम उन्हें बचा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है वो क्या है, सीमित हैं। जैसे कि पेट्रोल क्या है, सीमित है, डीजल क्या है, सीमित है, गैस क्या है, सीमित है, कोयला क्या है, सीमित है। तो इसकी जगह पर हम अगर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन पर निर्भरता कम कर देते हैं, और ऐसे में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हम उन्हें बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियाँ ये है कि जो हमारे वैकल्पिक संसाधन हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत आती है। अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। विंड एनर्जी के लिए हर जगह पैनल नहीं लग सकते हैं। तो ये समस्या भी है कि हर जगह हम जो है नए नए सोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। कुल मिलाकर ये है कि अगर वैकल्पिक संसाधन आप यूज़ कर सकते हैं तो उसे जरूर यूज़ कीजिए ताकि पर्यावरणीय समस्याओं को हम कम से कम कर सकें। और लास्ट टॉपिक है हमारा साझा संपदा लेकिन जिम्मेदारियां विभेदित। तो देखो, साझी संपत्ति हमारी वो संपत्ति है जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण ना हो बल्कि पूरे विश्व का नियंत्रण हो, तो इसे बोलते हैं हम साझी संपत्ति। अब साझी संपत्ति को लेकर, हालांकि मैं पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, यहाँ पर जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको कि ब्राज़ील के शहर रियो में 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में ये बात की गई कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। इसके लिए 170 से अधिक देश शामिल हुए, हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, बहुत सारी एनजीओ शामिल हुई, और ऐसे में ये डिसीजन लिया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देश बराबर बराबर भागीदारी देंगे, क्योंकि पर्यावरण जो है वो सबकी साझी संपत्ति है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, ये सबके क्या है, साझी संपत्ति है, इस पर सभी का समान हक है। ठीक है। तो ऐसे में भारत जैसे देशों ने, चीन जैसे देशों ने मुद्दा उठाया कि भाई देखो, ब्रिटेन जैसे देशों ने, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, इन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। यूरोपियन देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकन देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यहीं लगी है, तो सबसे ज़्यादा धुआं भी यहीं से हुआ होगा, सबसे ज़्यादा पेड़ भी इन्होंने काटे होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुई हैं वो यूरोपियन कंट्रियाँ हुई हैं, अमेरिकन कंट्रियाँ हुई हैं, तो पर्यावरण का नुकसान भी इन्होंने पहुँचाया है। भारत जैसे देश, चीन जैसे जो देश थे, उन लोगों ने उतना विकास नहीं किया था। अगर ऐसे में अगर ये अपने विकास को रोकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, तो यहाँ के लोग तो हमेशा के हमेशा गरीब रह जाएंगे। तो ऐसे में ये मुद्दा है कि संपदा तो साझी है, यानी कि प्रॉपर्टी तो सबकी कॉमन है, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग है, क्योंकि जिनने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है भरपाई वही ज़्यादा करेंगे। तो यूरोपियन देशों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो वो भरपाई करेंगे। इसलिए भारत जैसे देशों को, चीन जैसे देशों को, या जितने भी एशिया अफ्रीका के अल्पविकसित देश हैं, इन सबको इसलिए छूट दी गई कि हाँ भाई आप अपना विकास कर सकते हो। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी बताया, यही साझा संपत्ति लेकिन जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। लिखना कैसा है देख लो, साझा संपत्ति लेकिन जिम्मेदारियाँ अलग अलग। ये कहाँ पर हुआ, 1992 में
जब रियो सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पर ये सिद्धांत पहली बार आया। इस सम्मेलन में ये कहा गया कि भाई जो हमारा पर्यावरण है, वायुमंडल है, जल है, बायोडाइवर्सिटी है, ये ऐसी संपत्ति है जो साझा संपत्ति है, तो ऐसे में इनको बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की होनी चाहिए। ये सिद्धांत ये कहता है कि विकसित देशों ने औद्योगिकरण की वजह से संसाधनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित किया है, ऐसे में इन्हीं को समाधान भी करना चाहिए और विकासशील देशों पर बोझ कम करना चाहिए। ये सिद्धांत देशों के बीच में जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। इस सिद्धांत का महत्व क्या है? इस सिद्धांत का महत्व यह है कि पर्यावरणीय जस्टिस यानी कि एनवायरमेंटल जस्टिस होगा, पर्यावरणीय न्याय होगा, विश्व में समानता स्थापित होगी, अमीर और गरीब देशों के बीच का जो भेद है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन चुनौतियाँ ये हैं कि जो विकसित देश हैं अपनी चलाते हैं, ये जो अमेरिकन देश हैं, यूरोपियन देश हैं, इनके लिए कोई थ्योरी क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान में जा रहा है। तो साझी संपदा लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग का सिद्धांत एक न्यायपूर्ण सिद्धांत है, एक संतुलित सिद्धांत है। आवश्यकता यह है कि इस सिद्धांत को सिर्फ पेपर पे ना रखा जाए, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू भी किया जाए। मैं आशा करता हूं कि ये वाला पेपर आपका बेहतरीन से बेहतरीन जाएगा, क्योंकि हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करे हैं और पेपर में इनमें से क्वेश्चन आने भी चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं तो भी ध्यान रखना आंसर इन्हीं में से होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें से आपको 5 ही करने हैं, 3 छोड़ने भी हैं। एक सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन करोगे, एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन करोगे, तो आपके पास चॉइस भी अच्छी खासी हैं। इसके अलावा हर चैप्टर की वीडियो हमने अपलोड ही कर रखी है। तो गुड लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।